दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने जिंदगी के सबसे अंधेरे मोड़ पर भी अपने ईमान का दीपक नहीं बुझने दिया। एक लड़का जिसके पास न महंगे कपड़े थे, न बड़ी डिग्री, न कोई सिफारिश, सिर्फ था तो एक दिल जो सच्चा था, जो इंसानों से प्यार करता था, जो दर्द में भी दूसरों की मदद करना नहीं भूला। लेकिन दुनिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया, इंटरव्यू में फेल कर दिया, और जब वो टूटा हुआ, बिखरा हुआ, आंखों में आंसू भरे घर की तरफ लौट रहा था कि तभी उसे एक फोन आया। उस कंपनी के मालिक का फोन, जिसने उसे रिजेक्ट किया था, और उसने कहा, आज रात मेरे बंगले पर आओ। दोस्तों, उस रात जो हुआ वो सिर्फ एक नौकरी की कहानी नहीं थी, वो एक बाप की कुर्बानी का हिसाब था, एक माँ की दुआ का असर था, और एक बेटे के किरदार की जीत थी। ये कहानी है मोहित, बनारस का 80 घाट, जहाँ सुबह की धूप गंगा की लहरों पर सोना बिखेरती है। शहर के एक पुराने मोहल्ले में, जहाँ गलियां इतनी तंग थीं कि दो लोग साथ मुश्किल से चल पाते थे, वहां एक छोटा सा मकान था। मकान क्या था? एक छोटा सा कमरा, एक रसोई, और एक छोटी सी छत। सीलन भरी दीवारें जिसके कोने में चौका बर्तन का सामान था, और एक जंग लगी लोहे की खिड़की, जहां से सिर्फ आसमान का एक छोटा सा टुकड़ा दिखता था। उसी मकान में रहता था मोहित और उसकी 16 साल की छोटी बहन मीरा। मोहित की आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, वो ठहराव जो वक्त से पहले जिम्मेदारियों का बोझ उठाने वाले चेहरों पर आ जाता है। 24 साल के मोहित की आंखों में बड़े बड़े सपने, दिल में अपनों के लिए बेहिसाब मोहब्बत, और कंधों पर एक पूरे परिवार का बोझ। मोहित के पिता श्यामलाल एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट थे। वो इंसान जो सुबह सबसे पहले दफ्तर पहुंचता था और शाम को सबसे बाद में निकलता था, जिसने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस अपने बच्चों को पढ़ाने का एक ख्वाब पाला था। वो मोहित को हमेशा यही समझाते, पैसा हाथ का मैल है मोहित, लेकिन जमीर इंसान की चमड़ी की तरह होता है। अगर एक बार उस पर दाग लग गया तो वो जीते जी छूटता नहीं। लेकिन 5 साल पहले एक हादसे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक रात श्यामलाल जी दफ्तर से लौट रहे थे। बारिश हो रही थी, सड़क फिसलन भरी थी, और एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। अस्पताल ले जाते जाते उन्होंने दम तोड़ दिया। माँ इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई, और 6 महीने के भीतर उन्होंने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। रातों रात 24 साल के मोहित के सिर से माता पिता का साया उठ गया, और सामने खड़ी थी 16 साल की मीरा, जिसकी पढ़ाई और भविष्य की जिम्मेदारी अब मोहित पर थी। मोहित ने बीकॉम किया था और कंप्यूटर अकाउंटिंग का कोर्स किया, और फिर नौकरी की तलाश में निकल पड़ा। उसने हर उस दफ्तर का दरवाजा खटखटाया जहां उसे एक अदद नौकरी मिल सकती थी। लेकिन शहर की चकाचौंध भरी कंपनियों के अपने नियम थे। तुम्हारी डिग्री अच्छी है मोहित, लेकिन हमें ऐसा बंदा चाहिए जो फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सके। क्लाइंट से डील करना होता है। एक नामी फाइनेंस कंपनी के मैनेजर ने उसकी फाइल बंद करते हुए कहा था, सर, मैं काम बहुत ईमानदारी से करूंगा, रात रात भर जाग कर बैलेंस शीट तैयार कर दूंगा। मोहित ने मिन्नत की थी, ईमानदारी से घर नहीं चलता मोहित, बिजनेस चलता है स्मार्टनेस से। सॉरी, मैनेजर ने कोल्ड कॉफी की चुस्की लेते हुए कहा। यह सिर्फ एक दफ्तर की बात नहीं थी। पिछले 7 महीनों में मोहित 15 अलग अलग कंपनियों में इंटरव्यू दे चुका था, लेकिन नौकरी और मोहित के बीच में जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी थी। हर बार नतीजा वही, रिजेक्शन। कभी अनुभव की कमी, कभी अंग्रेजी का कमजोर होना, तो कभी बिना किसी वजह के हाथ में थमा दिया जाने वाला रिजेक्शन लेटर। हर रिजेक्शन के बाद मोहित जब घर लौटता तो उसका दिल भारी होता। वो गली के नुक्कड़ पर खड़ा होकर अपने आंसू पोंछता, चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाता, और फिर घर का दरवाजा खटखटाता, क्योंकि अंदर मीरा उम्मीद से आंखें बिछाए बैठी होती थी। उस सुबह भी बनारस के आसमान पर कोहरा छाया हुआ था। मोहित का शहर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनी सिंघानिया इंफ्रास्ट्रक्चर में अकाउंटेंट के पद के लिए इंटरव्यू था। मोहित सुबह 5 बजे उठ गया।
उसने अपनी इकलौती सफेद शर्ट को तवा गरम करके इस्त्री किया, क्योंकि घर में बिजली का बिल न भरने की वजह से 2 दिन पहले ही कनेक्शन काट दिया गया था। जब वो तैयार हो रहा था, उसने देखा मीरा कोने में बैठी कुछ कर रही थी। पास जाकर देखा तो मीरा अपनी पुरानी कॉपियों के खाली पन्नों को जोड़कर उन्हें सुई धागे से सिलकर एक नई कॉपी बनाने की कोशिश कर रही थी। ये क्या कर रही है मीरा? मोहित ने उसके पास बैठते हुए पूछा। मीरा ने झटके से कॉपी पीछे छिपानी चाही, लेकिन मोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। मीरा की उंगली में सुई चुभ गई थी और वहां से खून की एक नन्ही बूंद निकल आई थी। मोहित का कलेजा मुंह को आ गया। उसने तुरंत उसका हाथ अपने मुंह में लिया। मीरा, सॉरी भैया। मीरा की आवाज कांपी। वो स्कूल में सर ने कहा है कि अगर कल तक नई प्रैक्टिकल फाइल जमा नहीं हुई तो बोर्ड परीक्षा का फॉर्म नहीं भरने देंगे। तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? मोहित की आंखों में लाचारी का गुस्सा था। कैसे बताती भैया? परसों ही तो मकान मालिक डांट कर गए हैं। राशन वाले का भी 3 महीने का उधार बाकी है। आप रात रात भर जाग कर कंप्यूटर पर कोडिंग सीखते रहते हो। मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहती। मीरा ने नीचे देखते हुए कहा। मोहित ने मीरा का चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक 16 साल की बच्ची की परिपक्वता थी, जो अपने भाई के दर्द को समझती थी। मीरा, मेरी तरफ देख। जब तक तेरा ये भाई जिंदा है, तुझे अपनी पढ़ाई के लिए कॉपियां सिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज सिंघानिया इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरव्यू है। बहुत बड़ी कंपनी है। आज नौकरी पक्की हो ही जाएगी और कल सुबह सबसे पहले मैं तेरे लिए नई फाइलें लेकर आऊंगा। मोहित ने उसके माथे को चूमते हुए कहा। सच्ची भैया? आज हो जाएगा ना? मीरा की आंखों में अचानक जुगनू से चमक उठे। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। तू बस दुआ कर। मोहित ने पिता की तस्वीर के आगे सिर झुकाया, माँ का आशीर्वाद याद किया और कमरे से बाहर निकल गया। जाते जाते मीरा ने पीछे से आवाज दी। भैया, शाम को आते वक्त अपने लिए भी वो नीली चप्पल ले आना। आपकी चप्पल नीचे से पूरी घिस गई है, कंकड़ चुभते होंगे ना? मोहित कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुरा कर मुड़ गया। पर उस मुस्कान के पीछे एक जख्मी दिल था, जो भगवान से भीख मांग रहा था। हे गंगा मैया, आज लाज रख लेना। सिंघानिया इंफ्रास्ट्रक्चर का दफ्तर शहर के सबसे महंगे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की 10वीं मंजिल पर था। चारों तरफ कांच की दीवारें, आलीशान सोफे और सलीके से सजे हुए पेड़ पौधे। वहां का वैभव देखकर ही छोटे शहरों के लड़कों का आधा आत्मविश्वास डगमगा जाता था। वेटिंग एरिया में मोहित के साथ 10 और उम्मीदवार बैठे थे। सब महंगे सूट बूट में थे, अंग्रेजी में चुटकुले सुनाकर हंस रहे थे। मोहित ने अपनी घिसी हुई चप्पल को सोफे के नीचे छिपाने की कोशिश की और अपनी फाइल को छाती से सटा लिया। तभी उसका नाम पुकारा गया। अंदर इंटरव्यू बोर्ड में 3 लोग बैठे थे। बीच में कंपनी के मुख्य एचआर मैनेजर संदीप मल्होत्रा थे, एक सख्त और घमंडी इंसान। इंटरव्यू शुरू हुआ। मोहित ने अकाउंटिंग के हर कठिन से कठिन सवाल का सटीकता से जवाब दिया। उसने टैक्स नियमों से लेकर नए सॉफ्टवेयर तक की ऐसी जानकारी दी कि बाकी के 2 इंटरव्यूअर प्रभावित दिखे। लेकिन संदीप मल्होत्रा के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने मोहित के कपड़ों और उसकी फाइल पर लगे पुराने सर्टिफिकेट्स को देखा। जवाब तो तुम्हारी सब सही है मोहित, लेकिन हमारी कंपनी का एक स्टैंडर्ड है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ उठ बैठ सकें। तुम्हारी पर्सनालिटी हमारी कंपनी के प्रोफाइल से मैच नहीं करती। और हाँ, तुम्हारी अंग्रेजी में वो फ्लुएंसी नहीं है। संदीप ने रूखे स्वर में कहा। मोहित ने एक पल के लिए संदीप की आंखों में देखा। सर, काम कंप्यूटर पर आंकड़ों का करना है। क्लाइंट से बात करने का काम तो सेल्स टीम का होता है। आप मुझे 3 महीने का मौका देकर देखिए। अगर मेरा काम सबसे बेहतर ना हो तो आप मुझे बिना पैसे दिए निकाल दीजिएगा। दिस इज अ कारपोरेट ऑफिस मोहित, नॉट अ चैरिटी होम। तुम जा सकते हो। संदीप ने उसकी फाइल आगे बढ़ा दी। मोहित का शरीर जैसे बेजान हो गया। उसने अपनी फाइल उठाई, धीमी आवाज में थैंक यू सर कहा और बाहर निकल आया।
जब वो लॉबी से गुजर रहा था, लिफ्ट के पास एक बूढ़ा कमजोर सा चौकीदार खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 60 वर्ष रही होगी। वो पानी की एक भारी कैन उठाने की कोशिश कर रहा, लेकिन कमजोरी के कारण उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। कैन का पानी फर्श पर फैल गया। पास से गुजर रहे दो तीन सूट बूट वाले उम्मीदवार रुकने के बजाय दूर हट गए, ताकि उनके महंगे जूते खराब ना हो। एक ने तो चिढ़कर कहा, काम होता नहीं तो नौकरी करने आते क्यों हैं? मोहित रुका। वो तुरंत उस बूढ़े चौकीदार के पास गया। उसने अपनी फाइल एक तरफ रखी, बूढ़े बाबा को सहारा देकर उठाया और बेंच पर बिठाया। बाबा, आप ठीक तो हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी? मोहित ने घबरा कर पूछा। ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ा चक्कर आ गया था। साहब लोग देखेंगे तो नौकरी से निकाल देंगे, बूढ़े ने हांफते हुए कहा। मोहित ने पास के डिस्पेंसर से पानी निकाला और उन्हें पिलाया। फिर उसने खुद आगे बढ़कर उस भारी कैन को उठाया और उसकी सही जगह पर रख दिया। इसके बाद एक कपड़ा उठाकर फर्श पर बिखरा पानी साफ करने लगा, ताकि कोई और न गिरे। बूढ़े चौकीदार ने मोहित के सिर पर हाथ रखा। उसकी आंखों में आंसू थे। जीते रहो बेटा, इस जमाने में दूसरों का दर्द समझने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। भगवान तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। मोहित ने मुस्कुराकर उनके पैर छुए और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि लॉबी के कोने में लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए कोई उसे बहुत गहराई से देख रहा था। शाम के 7 बज चुके थे। मोहित 80 घाट की सीढ़ियों पर अकेला बैठा था। गंगा की लहरों पर आरती के दिए तैर रहे थे। चारों तरफ शंख और घंटियों की आवाज गूंज रही, लेकिन मोहित के भीतर एक भयावह सन्नाटा था। उसके फोन पर 2 घंटे पहले ही ईमेल आ चुकी थी। हमें खेद है कि आपका चयन नहीं हुआ। वो घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वो मीरा से क्या कहेगा कि वो फिर से फेल हो गया, कि कल वो स्कूल नहीं जा पाएगी, कि उसके लिए नई फाइलें और कॉपियां नहीं आ पाएंगी। मोहित ने घुटनों में सिर छिपा लिया और उसके चौड़े कंधे सुबकने लगे। वो रोया क्योंकि वो थक चुका था। वो रोया क्योंकि उसे लगा कि ईमानदारी और मेहनत की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं है। रात के 9 बज गए। घाट खाली होने लगा था। मोहित ने अपनी आंखें पोंछी और भारी कदमों से घर की तरफ बढ़ा। घर पहुंचा तो देखा मीरा खिड़की के पास बैठी उसी सुई धागे से सिली कॉपी को देख रही। मोहित को देखते ही वो उठी। भैया, मोहित ने नजरें झुका ली। मीरा सब समझ गई। उसने आगे बढ़कर मोहित का हाथ पकड़ लिया। कोई बात नहीं भैया, कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मैं घर पर ही रहकर और ट्यूशन पढ़ा लूंगी। आप परेशान मत हो। मोहित अपनी बहन के इस बड़प्पन के आगे ढह गया। वो मीरा के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। दोनों भाई बहन उस अंधेरे कमरे में एक दूसरे का संबल बने रो रहे थे। तभी रात के ठीक 9:30 बजे मोहित का पुराना स्मार्टफोन थरथराया। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। मोहित ने भारी आवाज में फोन उठाया। हेलो, क्या मैं मोहित से बात कर रहा हूँ? दूसरी तरफ से एक बेहद रोबीली लेकिन सौम्य आवाज आई। जी, मैं मोहित बोल रहा हूँ। मोहित, मैं शशांक सिंघानिया बोल रहा हूँ। सिंघानिया इंफ्रास्ट्रक्चर का चेयरमैन। मोहित के होश उड़ गए। साक्षात कंपनी के मालिक का फोन। जी जी सर, नमस्ते। मोहित, मैं चाहता हूँ कि तुम अभी के अभी इसी वक्त मेरे बंगले पर आओ। गाड़ी तुम्हारे मोहल्ले के बाहर खड़ी है। मोहित घबरा गया। सर, लेकिन इंटरव्यू का रिजल्ट तो आ चुका है। मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ। मुझसे कोई गलती हुई है क्या? गलत या सही, इसका फैसला मैं खुद करता हूँ मोहित। गाड़ी में बैठो और आ जाओ, कहकर फोन कट गया। मोहित ने मीरा की तरफ देखा। मीरा की आंखों में भी डर और असमंजस था। लेकिन पिता की एक बात मोहित के मन में गूंज गई। अगर तुम्हारा दामन पाक साफ है तो किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं। मोहित ने मीरा के सिर पर हाथ रखा, उसे दरवाजा बंद करके घर के अंदर ही रहने की हिदायत दी और घर से बाहर निकल गया। गोमती नगर के सबसे पौष इलाके में स्थित शशांक सिंघानिया का बंगला किसी महल जैसा था। जब मोहित अंदर पहुंचा तो बड़े से ड्राइंग रूम में शशांक सिंघानिया टहल रहे थे। उनकी उम्र लगभग 55 वर्ष थी।
आंखों में एक गजब की चमक और चेहरे पर बड़प्पन था। आओ मोहित, बैठो, शशांक ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मोहित संकोच करते हुए बैठ गया। शशांक ने एक रिमोट दबाया और दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन चालू हो गई। स्क्रीन पर दोपहर की वही सीसीटीवी फुटेज चल रही थी, जहां मोहित उस बूढ़े चौकीदार की मदद कर रहा था और फर्श साफ कर रहा था। संदीप मल्होत्रा ने तुम्हारी फाइल रिजेक्ट कर दी क्योंकि तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर थी और तुम्हारे कपड़े कीमती नहीं थे, शशांक ने गंभीर आवाज में कहा। लेकिन जब शाम को मैंने ये फुटेज देखी, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि तुमने किस तरह से उस चौकीदार की मदद की और फर्श पर फैले पानी को साफ किया, तो मुझे समझ आ गया कि हमारी कंपनी को डिग्री की नहीं, तुम्हारे जैसे इंसान की जरूरत है। मोहित ने धीरे से कहा, सर, ये तो मेरा फर्ज था। कोई भी होता तो यही करता। नहीं मोहित, कोई भी नहीं करता। तुम्हारे ठीक आगे से 3 लोग गुजरे, किसी ने मुड़कर भी नहीं देखा। किसी को अपने कपड़े गंदे हो जाने का डर था, तो किसी को जूते भीग जाने का। शशांक उठे और टहलने के से अंदाज में मोहित के पास आए। उनके हाथ में एक पुरानी धूल खाई हुई डायरी थी। मोहित, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये कहते हुए शशांक ने डायरी खोली। उसमें 20 साल पुरानी एक अखबार की कतरन चिपकी हुई थी। अखबार की उस कतरन में हेडलाइन लिखी थी, एक ईमानदार क्लर्क ने अपनी जान पर खेलकर बचाए फैक्ट्री की आग में फंसे महत्वपूर्ण दस्तावेज और तिजोरी। उस कतरन के नीचे एक तस्वीर थी। वो तस्वीर किसी और की नहीं, मोहित के पिता श्यामलाल जी की थी। उस तस्वीर को देखकर मोहित की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो मेरे बाबूजी हैं। शशांक की आंखों में नमी तैर आई। हाँ मोहित, ये तुम्हारे पिता हैं। 20 साल पहले जब मैं एक छोटी सी कपड़ा मिल चलाता था, तुम्हारे पिता इसी कपड़ा मिल में काम करते थे। तब मिल में भयानक आग लग गई। सब अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, लेकिन श्यामलाल जी, जो वहां पार्ट टाइम अकाउंट देखते थे, वो अंदर गए। उन्होंने न सिर्फ मिल के सारे जरूरी दस्तावेज और कैश की तिजोरी बाहर निकाली, बल्कि मेरे बूढ़े पिता को भी पीठ पर लाद कर बाहर लाए। उस आग में उनके हाथ झुलस गए थे। शशांक ने मोहित के कंधे पर हाथ रखा। जब मैंने उन्हें इनाम के तौर पर पैसे देने चाहे, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा था, शशांक बाबू, मैंने नौकरी का नमक खाया है, मैं ये पैसे कैसे ले सकता हूँ। ये तो मेरा फर्ज था कि जिस मिल में मेरी रोजी रोटी चलती है, उसे मैं बर्बाद होते हुए कैसे देख सकता था। शशांक बाबू, आप बस मेरे बच्चों को दुआ दीजिएगा। उसके बाद मैं बिजनेस के सिलसिले में दुबई चला गया और हमारा संपर्क टूट गया। लेकिन आज जब मैंने तुम्हारी फाइल पर पिता का नाम श्यामलाल जी देखा और लॉबी में तुम्हारा ये व्यवहार देखा, तो मुझे विश्वास हो गया कि शेर का बेटा शेर ही होता है। मोहित के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके पिता आज इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनका कमाया हुआ सम्मान आज उनकी संतान के काम आ रहा था। शशांक ने मेज पर से एक लिफाफा उठाया और मोहित के हाथ में थमा दिया। ये तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर है मोहित। तुम कल से सिंघानिया इंफ्रास्ट्रक्चर के चीफ अकाउंट्स सुपरवाइजर के पद पर ज्वाइन कर रहे हो। तुम्हारी सैलरी उतनी ही होगी जितनी संदीप मल्होत्रा की है। और हाँ, शशांक ने मुस्कुराते हुए एक और चेक आगे बढ़ाया। ये तुम्हारी ज्वाइनिंग बोनस है। इससे जाकर अपनी बहन की स्कूल फीस भरो और उसके लिए नई कॉपियां खरीदो। आज दिन में ही मैंने तुम्हारे परिवार का पता लगा लिया था। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी छोटी बहन स्कूल नहीं जा पा रही है। मोहित ने उस लिफाफे को अपनी छाती से लगा लिया। उसे लगा जैसे उसके पिता आसमान से मुस्कुराते हुए कह रहे हों, देखो बेटा, जमीर की कीमत कभी कम नहीं होती। जब मोहित घर लौटा तो रात के 11:45 बज रहे थे। मीरा भाई का इंतजार करते करते दरवाजे पर बैठी बैठी ही सो गई थी। मोहित ने धीरे से उसे जगाया। मीरा, उठ बच्ची। मीरा ने आंखें मली। भैया, आप आ गए? क्या हुआ भैया? साहब ने डांटा क्या? मोहित कुछ नहीं बोला। उसने जेब से वो चेक और अपॉइंटमेंट लेटर निकाला और मीरा के हाथ में रख दिया। साथ ही रास्ते में खुली हुई एक दुकान से जो वो लाया था, एक सुंदर सी नई नीली प्रैक्टिकल फाइल और कॉपियों का पूरा सेट मीरा को थमा दिया।
मीरा ने कॉपियों को देखा, फिर चेक पर लिखे आंकड़ों को देखा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। भैया, ये क्या है? मोहित ने मीरा को अपनी बाहों में खींच लिया और रोते हुए हंसा। मीरा, हमारे अच्छे दिन आ गए। बाबूजी का कर्ज चुका दिया भगवान ने। कल तू स्कूल जाएगी, शान से जाएगी। मोहित ने मीरा को पूरी घटना सुनाई। मीरा भी भाई के सीने से लगकर रोने लगी। उस रात उस 10 बाई 10 के छोटे से कमरे में, जहां 2 दिन से बिजली नहीं थी, वहां ईमानदारी और स्वाभिमान का ऐसा उजाला फैल गया था जिसे दुनिया की कोई भी ताकत बुझा नहीं सकती थी। मोहित ने खिड़की से बाहर चमकते तारों की तरफ देखा और बुदबुदाया, बाबूजी, आप जीत गए। आपका बेटा कभी आपका सिर नहीं झुकने देगा। दोस्तों, परिस्थितियां चाहे कितनी भी अंधकारमय क्यों न हो, यदि आपका चरित्र और ईमान साफ है तो ईश्वर स्वयं आपके लिए रास्ते बनाता है। माता पिता के दिए संस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाते। वे वो अदृश्य पूंजी हैं जो संकट के समय सबसे बड़ा सहारा बनती हैं। तो ये थी आज की दिल को छू जाने वाली कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।